तो गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने लॉ की बैक स्टोरी को देखा था और इस पार्ट में हम लॉ के बचपन की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कहानी में अब तक हमने देखा लॉ की बहन की तबीयत अचानक से ही खराब हो जाती है और सबसे पहले इसकी बहन की बॉडी के अंदर वो व्हाइट मार्क दिखाई देता है, जिसके बाद एक के बाद एक व्हाइट टाउन के सभी लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। कोई भी डॉक्टर इसे नहीं रोक पा रहा था, पर असल ट्रेजेडी तो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोसी कंट्रीज को ये लगने लगा था कि ये बीमारी असल में एक संक्रामक है, यानी कि टच वगैरह करने से फैल सकती है। इसलिए सरकार ने इस पूरी कंट्री को आइसोलेट कर दिया, चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया, जैसे कि मेरी बंदी मुझे कभी कभी कर देती है। और वहाँ की रॉयल फैमिली को सरकार ने अर्ली स्टेज से ही वहाँ से निकाल लिया, पर वहाँ के आम सिटीजन्स को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया गया मरने के लिए। और व्हाइट टाउन के जो भी लोग वहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, दूसरे कंट्री के लोग उन्हें देखते ही शूट कर दिया करते थे। इसके बाद हम वापस से लॉ को देखते हैं, जहाँ पर एक सिस्टर आकर लॉ से कहती है कि लॉ तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ सोल्जर्स ने कहा है कि वो लोग बच्चों को यहाँ से निकलने में मदद करने वाले हैं। जिस पर लॉ बोलता है कि मेरी बहन यहाँ पर मर रही है सिस्टर, इसलिए मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। कभी भी उम्मीद मत हारना लॉ, और देखना कोई ना कोई चमत्कार तुम तक जरूर पहुँच जाएगा। और ये सुनकर लॉ खुश हो जाता है और यहाँ पर लॉ के फादर दूसरी कंट्री से मदद मांगते हैं। और यहाँ पर व्हाइट टाउन की सड़कों के ऊपर आम सिटीजन्स को जान से मार दिया जा रहा होता है और हर जगह पर व्हाइट लेड डिसीज के पेशेंट्स को ढूंढ रहे होते हैं। और इनकी आवाज को सुनकर लॉ अपनी सिस्टर को एक जगह पर छुपा देता है और बाहर जाकर देखता है कि इसके माता पिता को मार दिया गया है। और ये देखकर लॉ बुरी तरह से हैरान हो जाता है और भागकर इनसे जाकर लिपट जाता है और इन्हें जगाने की कोशिश करता है, पिताजी, मामा। और लॉ की आवाज को सुनकर यहाँ पर बाकी के सोल्जर्स भी आ जाते हैं, पर लॉ खिड़की तोड़कर यहाँ से भागने लगता है और सोल्जर्स लगातार इस छोटे से बच्चे के ऊपर गोलियां चला रहे होते हैं। इसे भागने मत देना, पकड़ो उसे। लॉ बस किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है और एक पुल के नीचे जाकर छिप जाता है। कुछ समय बाद रात हो जाती है और लॉ सड़कों के ऊपर घूम रहा होता है और इसी दौरान एक डेड बॉडी से टकरा जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये वही सिस्टर है। जिसके बाद लॉ बिलक बिलक कर रोने लगता है। उसे अपने दोस्त, घर वाले सभी की याद आती है कि कैसे सभी लोग पहले खुश रहा करते थे, पर आज इसकी नजरों के सामने ही सभी लोग मारे जा चुके हैं। और लॉ चिल्ला चिल्ला कर रो रहा होता है। जिसके बाद हम लॉ को देखते हैं और कोराज़ोन को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। जिसके बाद दौड़ते हुए जाकर एक तलवार का यूज करके कोराज़ोन पर हमला कर देता है और बफेलो इस चीज को देख लेता है। मुझे इस बात को यंग मास्टर को बताना होगा। और डोफ्लामिंगो अपने रूम के अंदर आराम कर रहा होता है और इसी दौरान एक सपने को देखता है और इसके सपने में हम देखते हैं कि डोफी और उसके भाई और उसके फादर को बांधकर लटका दिया गया होता है। और यहाँ पर मौजूद सभी लोग इन्हें देखकर कह रहे होते हैं कि फाइनली हमें अपना मौका मिल गया। और सभी लोग रोते हुए कहते हैं कि इन्हें तो तड़पा तड़पा कर मार देना चाहिए। एक काम करते हैं, हथौड़ा मार मार कर इनकी हड्डियों का चूरा बना देते हैं। और कोई कह रहा होता है कि इनके शरीर को तीरों से छन्नी कर देते हैं। आखिर ये लोग खुद को समझते क्या है, इन लोगों ने हम पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है। और तभी एक आदमी डोफ्लामिंगो के ऊपर तीर चला देता है, पर डोफी इससे बच जाता है। और जैसे ही दूसरा तीर इसकी आंखों की तरफ चलाया जाता है, डोफ्लामिंगो अपने सपने से जाग जाता है और ट्रांसपोंडर सेल कब से रिंग कर रहा होता है। और इसे कॉल पर बताया जाता है कि लॉ ने कुछ बहुत ही खतरनाक कर दिया है। और हम वापस से डोफ्लामिंगो की बैक स्टोरी को देखते हैं कि कैसे ये एक सेलेस्टियल ड्रैगन से एक आम इंसान बन गया। एक रोज डोफ्लामिंगो के फादर एक सेलेस्टियल ड्रैगन से कहते हैं कि इंसानों के साथ जाकर रहना चाहते हैं। और ये सुनकर बाकी के सभी सेलेस्टियल ड्रैगन्स, अरे होमिंग, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या सेलेस्टियल ड्रैगन्स तुम्हें मजाक लगते हैं क्या? गद्दार कहीं के, आखिर तुम उन्हें इंसानों के साथ कैसे रह सकते हो? हाँ, इंसान बहुत ही ज्यादा वंडरफुल होते हैं। वैसे भी मैं एक इंसान बनकर ही पैदा हुआ था। अरे ये क्या बात कर रहे हो भाई, तुम खुद को इंसानों के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हो? और अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से चला जाता है और इंसानों के साथ जीने के लिए एक खाली जगह पर चला जाता है। पिताजी, हमारे स्लेव्स कहाँ पर हैं? अगर हमारे पास नहीं है तो चलिए चलकर कुछ खरीद लेते हैं। और डोफ्लामिंगो को अपनी ये नई जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है और डोफी अपने पिता के साथ मार्केट के अंदर चला जाता है ताकि यहाँ के आम इंसानों के साथ घुल मिलकर रह सके। और उन्हें देखकर एक शॉपकीपर कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ के नहीं लग रहे हो। जी हाँ, हम कुछ ही दिनों पहले मैरी जॉय से यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और मेरा नाम डॉन क्यूटी होमिंग है और मैं आप सभी के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। और मैरी जॉयस का नाम सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा एक सेलेस्टियल ड्रैगन है। और डोफी के पिता को ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था कि इंसानों के बीच में एक सेलेस्टियल ड्रैगन की क्या इमेज है। और धीरे धीरे खबर पूरे इलाके में फैल जाती है और एक रात डोफ्लामिंगो के घर को जला दिया जाता है। और यहाँ के लोग इन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं ताकि इन्हें जान से मार सके और अपना बदला ले सके। और इतनी बारिश में डोफी और इसकी पूरी फैमिली यहाँ से भाग जाती है। ये सभी लोग जिंदा बच जाते हैं और इन्हें एक घर मिलता है जहाँ पर रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। पिताजी, हम लोग कहाँ पर हैं? यहाँ तो कितने सारे कीड़े मकोड़े हैं, यहाँ पर कितनी बदबू भी है, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं बीमार हो जाऊंगा। पर होमिंग कुछ नहीं कहता। अब इसके अगली सुबह वो लोग दोबारा से इनका पीछा करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं, पर डोफी और इसकी फैमिली जैसे तैसे करके यहाँ से बचकर भाग जाते हैं। जिसके बाद ये लोग एक और ठिकाने को ढूंढते हैं और उसके फादर यहाँ से सेलेस्टियल ड्रैगन्स को कॉल लगाते हैं और उनसे मदद की भीख मांगता है और बोलते हैं कि चाहे मुझे यहाँ पर छोड़ दो, पर प्लीज मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को यहाँ से ले जाओ। मैरी जॉयस में वापस। आखिर तुमने सेलेस्टियल ड्रैगन्स को क्या समझ रखा है होमिंग? हाँ, जब तुम्हारा मन किया इसे छोड़ दिया और जब मन किया ज्वाइन कर लिया। हाँ, अब से तुम बस एक मामूली इंसान हो और आगे से मुझे कभी कॉल मत करना। जी रुकिए, मैं भीख मांगता हूँ। अब अगले दिन डोफ्लामिंगो और कोराज़ोन एक ब्रेड को चुराकर भाग रहे होते हैं, पर दोनों पकड़े जाते हैं और इन्हें बहुत ही ज्यादा मारा जाता है। और डोफी बोलता है कि आज पहली बार जिंदगी में मुझे भूख लगी है और मुझे दर्द महसूस हो रहा है। और डोफी और कोराज़ोन जीना सीख जाते हैं और डस्टबिन में पड़ा हुआ खाना खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं बेचारे यार। और बचा कुचा खाना अपनी फैमिली के लिए भी लेकर आते हैं। बच्चा तुम आ गए? हाँ
पर उस रात इनकी माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और रात में ही डोफ्लामिंगो की मॉम की डेथ हो जाती है और डोफ्लामिंगो को अपने फादर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। जिसके बाद ये तीनों भी पकड़े जाते हैं और डोफी के पिताजी इन सभी से रहम की भीख मांगते हैं। प्लीज तुम लोगों को जो भी करना है मेरे साथ करो, मेरे बच्चों को छोड़ दो प्लीज। ये सब कुछ आपकी गलती है पिताजी। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, यानी कि लॉ के बचपन में, जहाँ पर मैच वाइस और गियोला लॉ को डोफी के पास लेकर आते हैं और कोराज़ोन को जिंदा देखकर लॉ बुरी तरह से डर जाता है। तो ठीक है लॉ, आज मैं तुम्हें ऑफिशियली अपनी फैमिली में ज्वाइन करता हूँ। क्या? पर मैं तो बहुत ही जल्द मरने वाला हूँ। अरे ये सब तो तुम्हारे लक पर डिपेंड करता है बच्चे। हम लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और हम लोग डेविल फ्रूट्स का लेन देन भी करते हैं। तुम्हें नहीं मालूम वो कितने कमाल की चीज है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी डेविल फ्रूट से तुम्हारी इस बीमारी का इलाज किया जा सके और आज से अगले 10 सालों तक मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, जिसके बाद तुम मेरे राइट हैंड मैन बन जाओगे। और कोराज़ोन को देखकर लॉ सोचने लगता है कि मैंने बफेलो का मुंह एक आइसक्रीम से बंद करवा दिया था, तो आखिर इसने खुद डोफ्लामिंगो को क्यों नहीं बताया। कोराज़ोन आखिर तुम्हें चोट कैसे लगी? हाँ, और कोराज़ोन एक लेटर के जरिए बताता है कि मुझ पर एक एनिमी ने हमला कर दिया था, पर मैंने उसका काम तमाम कर दिया है। और ये देखकर लॉ शॉक्ड रह जाता है और लॉ अपने मन में सोचता है कि क्या ये मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है क्या। ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं और लॉ को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। जिसके बाद एक दिन बेबी 5 और बफेलो लॉ से इसका रियल नेम पूछते हैं। मुझे माफ करना, मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ। अरे यार, वैसे भी तुम बहुत ही जल्द मरने वाले हो, तो ऐसे सीक्रेट का क्या फायदा। ठीक है, मेरा रियल नाम ट्रफलगर डी वाटर लॉ है। और ये बात कोराज़ोन के कानों तक पहुँच जाती है और लॉ आगे बताता है कि वाटर इसका रियल नेम है और डी इसका सीक्रेट। जिसके बाद कोराज़ोन यहाँ पर आता है और लॉ को उठाकर एक कोने में लेके जाता है। अरे शाने, अगर अभी अभी तूने जो कहा वो सच है तो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और कोराज़ोन को बोलता हुआ देखकर लॉ शॉक्ड रह जाता है। ये क्या, तुम कब से बोलने लगे भाई? मैं शुरुआत से ही बोलता हूँ। अच्छा, तो तुम इतने समय से डोफ्लामिंगो को बेवकूफ बना रहे थे, है ना? इसमें मेरी गलती नहीं है, डोफ्लामिंगो को ही ऐसा लगता है। हाँ, पर इसका मतलब यही हुआ कि तुमने उसे बेवकूफ बनाया है। तुम सोच कर रहे हो। और तभी कोराज़ोन चुटकी बजाता है और इनके आसपास सन्नाटा छा जाता है। ये देखकर लॉ समझ नहीं पाता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सड़क पर मौजूद लोगों की आवाजें इसे आना बंद हो जाती हैं और कोराज़ोन इसे बताता है कि तुम इतना ज्यादा शोर मचा रहे थे कि मैंने हमारे चारों तरफ एक साउंड प्रूफ वॉल को तैयार कर दिया है, जिससे कि ना बाहर की आवाज अंदर आ सकती है और ना हमारी आवाज बाहर जा सकती है। और ये वॉल इनविजिबल भी है। ये सुनकर लॉ शॉक्ड रह जाता है और आगे कहने लगता है कि मैंने काम फ्रूट खाया है, जिससे कि मैं एक साउंडलेस ह्यूमन बन चुका हूँ। और अपने सामने एक डेविल फ्रूट यूजर को देखकर लॉ शॉक्ड रह जाता है। आखिर तुमने अपने दोस्तों से झूठ क्यों कहा? मैं उन्हें अपना दोस्त नहीं समझता हूँ। मैं तो बस अपने बड़े भाई डोफी को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोक रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इंसानियत नहीं बची है। जिसके बाद हम पास्ट के उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर लोग दहशत के मारे डोफ्लामिंगो और इसकी सारी फैमिली के ऊपर टॉर्चर कर रहे होते हैं। प्लीज मेरे बच्चों को छोड़ दो, भला ही तुम लोग मुझे मार दो प्लीज। मैं मरने नहीं वाला, तुम लोग जो मर्जी कर लो, पर मैं सरवाइव जरूर करूंगा और मैं एक दिन वापस आऊंगा और तुम सभी को चुन चुन कर मारूंगा। और एक बच्चे के मुंह से ऐसी खौफनाक बातें सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। जिसके बाद कोराज़ोन बताता है कि डोफ्लामिंगो एक शैतान जैसी नेचर के साथ पैदा हुआ है और आज तक कभी भी किसी भी चीज से नहीं डरा। और जिन लोगों को इसके असली चेहरे के बारे में पता है वो इसे मिलाकर बस इसकी फैमिली के 4 और एग्जीक्यूटिव्स हैं। फर्स्ट कोराज़ोन यानी कि वर्गो भी, और वर्गो का नाम सुनकर लॉ कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद कोराज़ोन इसे बताता है कि वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर फिलहाल किसी सीक्रेट मिशन पर गया है और इसलिए फैमिली से दूर है। और गाइस, ये वर्गो वही है जिसे हम पंक हैजार्ड आर्क में देख चुके हैं। मेरे भाई की तरह एक मॉन्स्टर मत बनो, तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा लॉ। नहीं, मैं तो उसके जैसा ही बनूंगा। और बेबी 5 और बफेलो भी ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि तुम डी फैमिली का ही एक पार्ट हो। यहाँ पर कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनके नाम में भी डी है, जिन लोगों ने दुनिया भर में बहुत ज्यादा नाम कमाया है, पर किसी को भी सच्चाई का नहीं पता है। ये नाम सीक्रेटली पूरी दुनिया के इतिहास में पाया जाता है। और कुछ जगह पर ऐसे भी लोग हैं जो कि डी फैमिली के लोगों को गॉड के जाने दुश्मन कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर लॉ हैरान हो जाता है। क्या गॉड? हाँ, गॉड यानी कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स का ये कहना है कि डी फैमिली के लोगों का मकसद सिर्फ इस दुनिया को तबाह करना है। पर अगर कायदे से देखा जाए तो डोफी जो करने जा रहा है ये उससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। और डी नाम के लोगों के पास जरूर कोई आइडिया होगा जो कि गॉड से बिल्कुल ही ऑपोजिट हो। मैं नहीं जानता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैं तो डोफ्लामिंगो का सबऑर्डिनेट हूँ, ना कि तुम्हारा। और ऐसा बोलकर लॉ यहाँ से जाने लगता है। मैं डोफ्लामिंगो को जाकर तुम्हारी सारी बातें बता दूंगा। और कोराज़ोन लॉ को ढूंढने लगता है। अरे यार, मैंने उस बच्चे पर भरोसा किया, उसे सारी बातें बता दी। मुझे डोफी के आने से पहले यहाँ से निकलना होगा। और तभी देखता है कि डोफ्लामिंगो ठीक इसके सामने खड़ा है। पर इसकी बातों से कोराज़ोन समझ जाता है कि लॉ ने अब तक इसे कुछ भी नहीं बताया है। तभी लॉ यहाँ पर आ जाता है और इसके सामने आकर कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, क्योंकि 2 साल पहले जब मैंने तुम पर हमला किया था तो तब तुमने भी अपना मुंह बंद ही रखा था। और अब जब मैंने तुम्हारे सीक्रेट को एक सीक्रेट के तौर पर ही रखा है तो अब हम बराबर हो जाते हैं। और ऐसा बोलकर लॉ यहाँ से चला जाता है। अब कुछ समय बाद डिमांटे सभी से कहता है कि लॉ और कोराज़ोन गायब हो चुके हैं और इन सभी को एक नोट मिलता है जिसमें कोराज़ोन ने लिखा था कि मैं लॉ को लेकर उसकी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद हम लॉ और कोराज़ोन को देखते हैं जहाँ पर ये लोग एक छोटी सी बोट पर होते हैं। तुमने मुझे किडनैप कर लिया कोराज़ोन, बस एक बार मुझे आजाद कर दो, तुम इसके लिए पछताओगे। और कुछ समय बाद कोराज़ोन नेवी हेडक्वार्टर्स में एडमिरल सेनगोकू को कॉल लगाता है और इससे कहता है कि मैं फिलहाल अपने मिशन से ब्रेक ले रहा हूँ। जिस पर सेनगोकू इससे पूछता है कि क्या तुम किसी प्रॉब्लम में हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा पर्सनल है। मैंने पर्सनली इस केस को तुम्हारे हवाले किया है, तो तुम मुझे अपडेट्स देते रहना
जिसके बाद हमें पता चलता है कि कोराज़ोन असल में एक कमांडर है जिसका नाम रोजिनांटे है। तभी नेवी का एक सोल्जर यहाँ पर आ जाता है जो कि अपनी मर्जी से G5 के अंदर ट्रांसफर होना चाहता है और ये नेवी सोल्जर कोई और नहीं बल्कि डोफ्लामिंगो का स्पाई वर्गो होता है। जिसके बाद लॉ कोराज़ोन से कहता है कि क्या तुम एक नेवी के सोल्जर हो क्या, क्योंकि तुमने अभी कहा मिशन। क्यों, क्या तुम्हें नेवी सोल्जर्स पसंद नहीं लॉ? हाँ? जो भी लोग सरकार के साथ जुड़े हुए हैं मुझे उनसे नफरत है। अब थोड़ी देर बाद कोराज़ोन लॉ को उठाकर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाता है, पर जैसे ही यहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेस को पता चलता है कि लॉ व्हाइट टाउन से है तो ये लोग इसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और ये देखकर लॉ यहाँ से रोते हुए भाग जाता है। और ये डॉक्टर्स लॉ को इतना ज्यादा भला बुरा बोलते हैं कि इसे सुनकर कोराज़ोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक पंच मारकर इस डॉक्टर का मुंह ही तोड़ देता है और लॉ को लेकर यहाँ से चला जाता है और लॉ से माफी मांगते हुए कहता है कि माफ करना, पर इससे तुम्हारी पुरानी यादें ताजा हो चुकी होंगी, है ना? इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मुझे किसी भी हॉस्पिटल में नहीं जाना है। वो हॉस्पिटल बुरा था पर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये दूसरा हॉस्पिटल जरूर अच्छा होगा। पर हम देखते हैं कि यहाँ के डॉक्टर्स भी इसे देखकर डर जाते हैं और ऐसे ही जहाँ कहीं भी ये लोग जाते हैं यहाँ के डॉक्टर्स वर्ल्ड गवर्नमेंट को फोन करके इसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं और ये देखकर कोराज़ोन का दिमाग खराब हो जाता है। पर फिर भी हार नहीं मानता और लॉ को लेकर हर छोटे बड़े हॉस्पिटल में जाता है। पर व्हाइट टाउन का नाम सुनकर ही लोग दहशत में आ जाते हैं और ऐसे ही करते करते 6 महीने बीत जाते हैं और कोराज़ोन को अब भी लॉ की डिसीज का कोई भी तोड़ नहीं मिला था, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और लॉ के पास आकर इसे कहने लगता है कि लॉ मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल नहीं चाहते हो कि ये बेवकूफ लोग तुमसे ऐसी बातें कहें, पर तुम्हारे मुंह से इस बात को सुनना कि तुम बहुत ही जल्द मरने वाले हो, ये बात मेरे दिल को 2 हिस्सों में तोड़ देती है। और रोते हुए कहने लगता है उस दिन तुमने मुझ पर हमला किया था, पर सच कहूँ तो उससे मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई क्योंकि मैं चाहता हूँ वो तुम थे जो कि सबसे ज्यादा तकलीफ में था। और कोराज़ोन रोते हुए यहाँ से उठकर चला जाता है और लॉ इसकी सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद लॉ भी रोने लगता है। अब अगले दिन लॉ पहली बार कोराज़ोन को कोरासन कहकर पुकारता है, यानी कि बहुत रिस्पेक्ट से बुलाता है। ये सुनकर कोराज़ोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर लॉ डोफ्लामिंगो से कहता है कोरासन ने जो आंसू मेरे लिए बहाए हैं मैं उन्हें ऐसा ही बर्बाद होने नहीं दूंगा। और यहाँ पर लूफी अब भी बेलेमी और उसकी क्लोन बॉडी के साथ लड़ रहा होता है और दोनों एक साथ लूफी पर हमला कर देते हैं और लूफी इन दोनों से लड़ने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। अगर मैं अपने हाथों को इनसे आजाद नहीं कर सकता तो मैं इन स्ट्रिंग्स को ही तोड़ दूंगा। जिसके बाद लूफी अपने 3rd गियर को यूज करता है और इस पर आर्मामेंट हाकी की कोटिंग कर देता है और इन स्ट्रिंग्स से आजाद हो जाता है। और वापस से बैक स्टोरी में क्या तुम मुझे दोबारा से कोराज़ोन कहकर पुकार सकते हो क्या प्लीज लॉ? हाँ? पहले तुम्हें कॉल को रिसीव करना चाहिए, उठाओ इसे, कॉल आ रहा है किसी का। और ये कॉल असल में डोफ्लामिंगो की थी। ये मैं हूँ कोराज़ोन, तुम दोनों को गए हुए 6 महीने हो चुके हैं और एक बात बताओ, क्या लॉ अभी वहीं पर है क्या? जी हाँ। हाँ तो बताओ, क्या तुम्हें कोई डॉक्टर मिला क्या? हाँ? जी नहीं मिला। हाँ, जैसा कि मुझे लगा ही था। तुम एक काम करो, लॉ को लेकर शिप पर वापस आ जाओ, क्या पता हम उसकी बीमारी को ठीक कर सके। और ये सुनकर कोराज़ोन चौंक जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर पहले ही ओपी फ्रूट की इंफॉर्मेशन मिली है और ये फिलहाल कुछ बेवकूफ पायरेट्स के हाथों में है और मुझे ये भी खबर मिली है कि सरकार इस फ्रूट के पीछे हाथ धोकर पड़ी है और इसके लिए भारी भरकम रकम देने के लिए भी तैयार है। पर मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, इस फ्रूट को हम ही हासिल करेंगे और क्योंकि ये फ्रूट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है तो मैं चाहता हूँ कि इस डेविल फ्रूट को मेरा सबसे भरोसेमंद साथी ही खाए। ये सुनकर कोराज़ोन चौंक जाता है। हाँ तुमने सही सुना कोराज़ोन, इस डेविल फ्रूट को तुम ही खाओगे और उसके बाद तुम लॉ की डिसीज का इलाज करोगे। और कॉल कट जाती है और यहाँ पर डोफ्लामिंगो अपने साथियों से कहता है कि एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती क्या कि कोराज़ोन को यहाँ से गए हुए 6 महीने हो चुके हैं और इन 6 महीनों में नेवी ने एक बार भी हम पर हमला नहीं किया है और न ही सुरु को हमारे बारे में पता चला, जिस पर डियामांटे कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंट हो सकता है, आप इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो क्योंकि वो मेरा बायोलॉजिकल भाई है। जिसके बाद हम कोराज़ोन और लॉ को देखते हैं जहाँ पर कोराज़ोन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और लॉ को हवा में उछालते हुए कहता है कि लॉ तुम्हारी डिसीज का इलाज मिल चुका है और अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे क्योंकि अब तुम ओपी फ्रूट को खाने वाले हो जो कि व्हाइट लेड डिसीज को ठीक कर सकता है। क्या मैं? पर ये कैसे हो सकता है? डोफ्लामिंगो ने कहा था कि उस फ्रूट को तुम्हें खाना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि मैं पहले से ही एक डेविल फ्रूट यूजर हूँ तो मैं दूसरा डेविल फ्रूट नहीं खा सकता हूँ क्योंकि अगर मैंने 2 डेविल फ्रूट्स खा लिए तो मैं मारा जाऊंगा। इसलिए लॉ इस फ्रूट को तुम ही खाओगे और वैसे भी तुम तो एक डॉक्टर की बेटी हो ना, तो तुम्हें मेडिकल साइंस के बारे में बहुत कुछ पता होगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में तुम इस फ्रूट का यूज करके कमाल कर दोगे। तुम इस फ्रूट के जरिए ऐसे ऐसे ऑपरेशंस और सर्जरीज करोगे जिसकी एक आम डॉक्टर कल्पना भी नहीं कर सकता है और सभी लोग इस सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये हो कैसे सकता है। लॉ निकलने की तैयारी करो। और यहाँ पर कोराज़ोन को इस बात के बारे में भी पता होता है कि डोफ्लामिंगो को आखिर वो डेविल फ्रूट क्यों चाहिए है, वो इसका यूज करके इटर्नल लाइफ को पाना चाहता है। जिसके बाद कोराज़ोन सेनगोकू को कॉल लगाता है जहाँ पर गार्प और सेनगोकू के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई चल रही होती है। सुनने में आया है कि ओपी फ्रूट को लेकर नेवी और पायरेट्स के बीच में कोई डील होने वाली है। और ये सुनकर सेनगोकू के होश उड़ जाते हैं और पूछने लगता है कि ये बात टॉप सीक्रेट है भाई, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मेरे भाई को इसके बारे में पता था तो जाहिर है मुझे भी पता ही होगा। आखिरी डील कहाँ पर होने वाली है सेनगोकू? हाँ दरअसल ये नॉर्थ ब्लू के रूब्रिक नाम की एक जगह पर होने वाली है। इस डील के होने से पहले मैं डोफी से पास ही की एक आइलैंड पर मिलने वाला हूँ। जिस पर सेनगोकू बताता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा कमाल की इंफॉर्मेशन दे दी है क्योंकि उस आइलैंड के ऊपर सबका आखिरी
दिन होगा। और तभी अचानक से लॉ की तबीयत खराब हो जाती है और ये देखकर कोराज़ोन बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाता है और इसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए लॉ को लेकर एक आइलैंड पर निकल जाता है, जहाँ पर लॉ कोराज़ोन को बताता है, कोरासान, मैं नेवी से नफरत करता हूँ। सरकार को व्हाइटलेट के बारे में पता था, पर फिर भी उन लोगों ने व्हाइट टाउन के लोगों को इसकी खुदाई करने से नहीं रोका। चिंता मत करो, मैं नेवी की तरफ नहीं हूँ लॉ, और तुम बेफिक्र रहो। हम बहुत ही जल्द ओपी फ्रूट को चुराने वाले हैं और आखिरी में हम नेवी, डोफ्लामिंगो और सरकार के साथ पंगा लेने वाले हैं। और ये सुनकर लॉ स्माइल करता है और कुछ समय बाद ये लोग मिनियन नाम के एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एक पायरेट जिसका नाम डीज बैरल्स है, उसी के पास ओपी फ्रूट मौजूद है, जो कि पहले एक नेवी ऑफिसर हुआ करता था। और हम उसी पायरेट को देखते हैं जिसके हाथों में ओपी फ्रूट मौजूद होता है और बताता है कि सरकार इसके लिए इसे 5 मिलियन बेरीज की रकम दे रही है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है। अच्छे खासे हाई रैंक के पायरेट्स की भी इतनी ज्यादा बाउंटी नहीं होती है, पर इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है। पहले एक डॉक्टर ने इस लेजेंडरी फ्रूट को खा लिया था और इस डॉक्टर ने कमाल कर दिया था। उसने ऐसी बीमारियों के इलाज ढूंढे जिनका इलाज होना नामुमकिन था। जिसके बाद कोराज़ोन लॉ को एक जगह पर रखकर ओपी फ्रूट को लेने के लिए चला जाता है, जिसके बाद अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके बिल्कुल खामोशी के साथ डीज बैरल्स के रूम में एंटर हो जाता है और इस फ्रूट को चुराने में कामयाब भी हो जाता है। पर इससे एक गलती हो जाती है। जब कोराज़ोन भाग रहा होता है तो फिसल कर गिर जाता है और सीधा अपने दुश्मनों के सामने पहुंच जाता है, जिसके बाद ये लोग कोराज़ोन को गोलियों से भून देते हैं और लॉ यहाँ पर अब भी कोराज़ोन का इंतजार कर रहा होता है।